ये है कतराजी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। नमस्कार, न्यूज 247 सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में हार पर सीएम सुक्खू ने ईवीएम पर जताया शक, कहा चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर करवाए चुनाव। कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। ईमानदारी से काम करने पर गुरु नानक सेवा सोसाइटी ऊना ने सम्मानित की एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन पर मंथन शुरू, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सफर करना दुश्वार, गलत ढंग से कटिंग होने के चलते गिरा मलबा, कई घंटे बन रहा हाईवे। जवाली में मछली की दुकान में छिपा रखी थी अवैध शराब, पुलिस ने छापा मार 22 बोतल की बरामद। भोटा डेरा राधा स्वामी अस्पताल के ट्रांसफर पर सीएम सुक्खू बोल गए बड़ी बात। चंबा में आधी रात आग का तांडव, 9 रिहायशी कॉलोनी क्वार्टर राख। जुवाली में लापता हुए बुजुर्ग का 2 दिन बाद खाई में मिला शव, सड़क दुर्घटना की आशंका। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए कहा कि ईवीएम पर शक पैदा हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के देखना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बयान शिमला के चलौंडी में जिला परिषद कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ईवीएम पर कई सवाल उठे हैं और लोग शक की निगाह से ईवीएम को देखते हैं। ऐसे में देश में एक बार फिर ईवीएम पर चुनाव होने चाहिए, इससे सभी का शक दूर हो जाएगा। देखिए, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। सर, आपने बड़ी बात अपने संबोधन में कही कि जो सामर्थ्य है उनको कि जो सामर्थ्य है, जो देने के काबिल है और जो देना चाहता है वो अपनी मर्जी से भी उनको छोड़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। अगर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और उनके अधिकारी जो छोड़ना चाहते हैं सब छोड़ेंगे, तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो पहले ही कह दिया, तो अपने आप से भी समाज को कुछ देना होगा। सर, 2 साल का जश्न, देखिए 2 साल के जश्न तो नहीं है, 2 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। 2 साल में हमने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है और कई बार कहा है हमने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए फैसले लेते हैं। हम फैसलों से नहीं घबराएंगे क्योंकि फैसले हिमाचल के हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने व्यक्तिगत और पार्टी हित में जब फैसले लेकर प्रदेश की संपदा को लुटाने का कार्य किया, हमारी सरकार उस प्रदेश की संपदा को लुटने ना देगी, ना लुटाने देगी, बल्कि उसको संपदा को अपने पास लाकर आम किसान, जनता और महिलाओं के सम्मान के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च करें। सर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये इन प्रोटेस्ट है क्या? नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही एक देखो
राजस्थान गवर्नमेंट है उनका बीकानेर हाउस करने के लिए कुड़क कर दिया गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है, तो इसमें कोई ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अदानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था, हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो हमारी सरकार नहीं करने वाली। आखिर में सर महाराष्ट्र देखो लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात ये है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो EVM बनाने वाले हैं उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। शक सुबह दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। धन्यवाद। न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक कांग्रेस नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। नए और युवा लोगों को जिम्मा देने की पर्यवेक्षकों ने बात प्रतिभा सिंह से कही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के जश्न की जानकारी उन्हें नहीं है। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर आज पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई। पार्टी हाईकमान ने नई कार्यकारिणी के गठन और सरकार व संगठन में तालमेल को लेकर पर्यवेक्षकों को भेजा है, जो पार्टी नेताओं से बैठक के बाद जमीनी स्तर पर भी जिलों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। हमारे जो प्रभारी है उन्होंने ये प्रक्रिया जो शुरू की है उसके लिए इन लोगों को यहाँ पर भेजा है। इनको जिम्मेवारी दी है पार्टी की तरफ से कि आप जाकर वहाँ की स्थिति को जानें, वहाँ के सीनियर लोगों से बातचीत करें, उनकी मीटिंग में आप शामिल हों और क्या फीडबैक आपको मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने जो संगठन बनाना है उसमें किन किन लोगों को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे, किन को हमने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी देनी है, किन को ब्लॉक में लगाना है, किन को जनरल सेक्रेटरी लगाना है, किन को सेक्रेटरीज लगाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभारी ने इनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भेजा है और आज हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये इलाके में जाएंगे और जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी होगी, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे चंबा है, चाहे सिरमौर है, शिमला है, सभी जगह ये दौरा करेंगे, सीनियर लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे कि लोगों का क्या मानना है, कि कौन वो लोग हैं सक्रिय तौर से जो पार्टी का काम करते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी काम किया है, और कौन ऐसे लोग हैं जो संगठन में केवल मात्र पद लेकर बैठे हैं पर इलेक्शन के वक्त में सक्रिय नहीं रहे। इस बात की ये लोग छानबीन करेंगे और वही रिपोर्ट फिर हम हाईकमांड को देंगे और हाईकमांड फिर हमारे से बैठकर चर्चा करेगी। फिर हम अगली प्रक्रिया है उस पर हमने अगला स्टेप क्या उठाना है, इस के लिए इनको यहाँ पर भेजा गया है। क्या इसमें ये भी डिस्कशन होगा जो पार्टी और गवर्नमेंट के लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा? हाँ, ये भी एक बहुत अहम रोल है जो अभी इनको ये भी जिम्मेवारी दी गई है कि आप ये देखें सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कुछ कमी रह गई है, उसको भी हमने पूरा करना है और एक तालमेल संगठन और सरकार के बीच में बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ संगठन के लोग भी हों और वो उनको जिम्मेवारी दी जाए ताकि वो भी संगठन में भी काम करे और सरकार के माध्यम से जो हमारे काम हो रहे हैं उसका प्रचार भी जाकर लोगों के बीच में करें। बोर्ड और निगमों में कि जो संगठन के लोग हैं उनकी ताजपोशी होनी चाहिए, केवल 3 ही साल अब बचे हैं, तो क्या ये भी मुद्दा उठाया जाएगा कि जो काफी समय से खाली चल रहे हैं? बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हमारे पार्टी के जो वर्कर है वो नज़रअंदाज हो। उनकी नियुक्ति भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, चाहे बोर्ड में हो, चाहे कॉरपोरेशन में हो, कहीं चाहे चेयरमैन बनने की बात हो। हमारे जो सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये ओहदे मिलने चाहिए। उसके लिए भी मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी जो ये प्रभारी आए हैं ये भी इस बात
पर सोच करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि कौन इस पद पर बैठने के लिए एक हमारा पार्टी का कार्य करता है, उन पदों को उसके मुताबिक फिर भरा जाएगा। मैम, जैसा आप कह रही हैं, ये जो बैठक है अहम है क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है। रिसेंटली जो महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं उसके मद्देनजर कितना ज़रूरी है पार्टी को देश में अलग अलग कोनों में मजबूत करना? ये तो आप सही है कि पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग यहाँ भी काम करेंगे। आपने पिछले विधानसभा में भी देखा कि पिछले विधानसभा में भी हमारे पार्टी के लोगों ने, वर्करों ने बहुत कमर तोड़कर मेहनत की है और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाया है। उसी तरह से हमारे चाहे निगम बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ भी शिमला का नगर निगम जो उसका इलेक्शन हुए, उसमें भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और हमने सभी जगह सफलता प्राप्त की है। तो मेरे को लगता है कि इसी तरह से हमारे पार्टी में भी एक जोश भरने की आवश्यकता है, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम सब मिल बैठकर काम करें और अगला चुनाव जो जिसका हम सामना करेंगे उसके लिए हम मजबूत हों। मैम, पहली बार हुआ है कि सेंटर ने एक डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट ये इसलिए है कि हमारी जो बजाय एक आदमी, सपोजिंग अब मैं पार्टी के अध्यक्ष हूँ, आप मुझे कहें कि जी आपको एक बना दो, अब एक पद के लिए कम से कम 10-20 लोग उम्मीदवार होंगे। अब किसको चयनित करना है, किसको हमने आगे लाना है, उसके बारे में डिटेल में जाकर लोगों से भी चर्चा हो, लोगों का फीडबैक भी लिया जाए और लोग हमको असली पिक्चर दिखाए कि नहीं जी ये नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये भी इस काम को करेंगे और जो छंटकर ठीक नाम आएगा, जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगा, रात दिन समय भी देगा और पार्टी के लिए काम भी करेगा, उन व्यक्तियों को आगे लाकर हम पार्टी को मजबूत करने की बात करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वरा, उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जब शंका हो जाती है किसी चीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अगर शंका होती है, तो क्यों ना एक बार भारत में जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव किए जाने चाहिए। आप इससे वाकफियत रखती हैं? देखिए ये बात हमने पिछले AICC में भी उठी थी और जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमको शक है कि कहीं ना कहीं EVM से भी छेड़छाड़ होती है, पर आई डोंट थिंक कि इसमें वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड और इलेक्शन कमीशन उसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अब हम चाहें कि बैलेट से वोट हो तो हमारे चाहने से नहीं होगा ना, दैट दे हैव टू सी ओवरऑल कोई शिकायत आई, कोई ऐसे मजबूत ठोस बातें उनके सामने आई हैं, तब वो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बट ऐसे ही बोलना कि नहीं इसको हटा दो और बैलेट से दोबारा करो, तो इट इज़ नॉट वेरी स्मॉल मैटर, इट इज़ अ बिग डिसीजन विच द इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक। जो सह प्रभारी आए उन्होंने कहा कि युवा चेहरों को, तो क्या अभी संगठन में जो युवा चेहरे हैं उनको भी मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब एक जनरेशन जाती है तो नई पीढ़ी आती है, अब नए लोगों को हमें आगे लाना है। ठीक है, टिकट के टाइम भी बहुत से आवेदन पत्र आए थे, कईयों को हम एडजस्ट कर पाए, कईयों को नहीं कर पाए, पर अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब संगठन में भी हम उनको आगे लाएंगे। जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, काम करना चाहते हैं, उनको हम पद भी देंगे और ऐसा उनको कार्यभार भी देंगे जिसका वो रिजल्ट शो करें। तो युवाओं को आगे लाना भी हमारा कर्तव्य है। उसी तरह से महिलाओं को मान सम्मान देना, महिलाओं के लिए भी काम करना और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं का प्रतिनिधित्व देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसके लिए भी हम काम करेंगे। चुनाव कार्यक्रम है 11 तारीख को, 2 साल का जश्न मना रहे हैं, उसकी कैसी तैयारियां हैं? और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कुछ देर पहले बयान आया है कि किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। जो गारंटियां दी थी वो जमीनी स्तर पर उतरी नहीं है, केवल सुर्खियों में है और जमीनी स्तर पर नहीं है गारंटियां। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा ने तो क्रिटिसाइज ही करना है। दे विल नॉट अप्रिशिएट कि सरकार ने कुछ काम किया है, सरकार ने जो प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफिल किया है, काफ़ी काम हुए हैं। ये बात ठीक है, हमारे सामने बहुत सी त्रासदी भी आई, बहुत से डिज़ास्टर भी हुए, उसका भी हमें सामना करना पड़ा और उसमें भी जूझना पड़ा, जिसकी वजह से हम थोड़ा डिले अवश्य हुए, पर कहीं ना कहीं हमने जो वायदे लोगों से किए हैं, अब भाजपा का काम तो क्रिटिसाइज करना है। वो तो बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पर आप जानते हैं चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है वो भी सरकार ने लागू की,
उसके बाद हमने महिलाओं को जो धनराशि देने की बात कही थी वो तुरंत हो जाती अगर बीच में डिजास्टर ना आता। डिजास्टर भी जब आया तो हमें उम्मीद थी कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे, हमें लगता था कि मोदी जी मदद करेंगे, पर हमें कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प सेंटर से नहीं आई उस डिजास्टर के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने 4,500 धनराशि देकर उस वक्त डिजास्टर से जो लोग जूझ रहे थे, जिनके मकान चले गए, जिनके घर के सदस्य चले गए, उनकी मदद उस वक्त की। तो उस वजह से कुछ डिले भी हुआ वो प्रोसेस और हम तुरंत उसको लागू नहीं कर पाए। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए और उन्होंने वहाँ पर इसकी शुरुआत की, महिलाओं को धनराशि दी। अभी पीछे डोडरा कुआर भी गए थे मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक रोडू का बहुत इंटीरियर एरिया है, वहाँ भी महिलाओं को वो धनराशि दी। ऐसी बात नहीं है, हम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर स्टेट के सामने होती है। अब कैसे आपने इस काम को करना है, जो एक होता है कि तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर सके, पर कई बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बाधाएं भी सामने आती है। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो काम भी किया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने जो जो कहा, जैसे दूध के रेट बढ़ाने की बात थी और भी जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उस पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं और सरकार ने उस पर पहल ली है। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री रामपुर गए थे, एक दत्तनगर में उन्होंने एक मिल्क प्लांट का शुभारंभ किया है, शायद उसमें भी उन्होंने दूध के रेट बढ़ाने की बात कही है, उसमें भी काम चल रहा है, वो भी काम हो रहा है। तो सरकार की तरफ से जो जो काम सरकार ने प्रॉमिस किए हैं उस पर उन्होंने कदम उठाए। जश्न की कैसी तैयारियां मैम, और कौन कौन लोग शामिल होंगे 2 साल के जश्न में? मुझे अभी इसकी इतनी ज़्यादा जानकारी है, आई हैव नॉट गॉट द टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, सो आई रियली कांट से कि कैसा जश्न होगा और कहाँ मनाया जाए और कैसा है। अगर मुझे होता तो मैं आपको अवश्य उसके बारे में प्रियंका जी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में आई है, किस तरह रहेगा पार्टी के लिए? प्रियंका गांधी की जीत हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर हमको मिला है। ठीक है, हमने कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, पर जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो जब एक जनरल सेक्रेटरी थी तब भी उन्होंने पार्टी के लिए बहुत समय दिया, बहुत काम किया, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश की वासी हैं, वहाँ यहाँ उनका घर भी है, आती हैं। इलेक्शन के वक्त में भी उन्होंने हर क्षेत्र में का दौरा किया, चाहे वो चंबा हो, चाहे भरमौर हो, चाहे सोलन हो, चाहे सिरमौर हो, हर एक जगह जाकर उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए अपना टाइम भी दिया, वक्त भी दिया और काम भी किया है और लोगों को संदेश भी दिया है। उनका बहुत अहम रोल रहा। हमें खुशी है कि अब उन्हें एक बहुत अच्छा ओहदा मिल गया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है वायनाड से और वो पार्टी की मजबूती के लिए बढ़ चढ़ के काम करेगी और जो वहाँ के लोगों की आवाज़ उन्होंने संसद में रखनी है उसका भी उनको मौका मिला है। तो उसके लिए हम सभी प्रफुल्लित है, सभी खुशी है। पार्टी के वर्कर्सों को की भी उनको आगे आके अब दोनों, चाहे वो राहुल जी भी हैं और प्रियंका जी भी है, दोनों मिलकर देश के हित के लिए और पार्टी के हित के लिए काम करेंगे। न्यूज़ 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कंगना रनौत के वकील ने कोर्ट में रिप्लाई दायर किया है। वादी पक्ष से 4 हफ्तों के भीतर कंगना रनौत के रिप्लाई पर जवाब देने को कहा है। कंगना रनौत के वकील अजय चौहान ने बताया, लाइक राम ने मंडी लोकसभा चुनाव को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने सांसद कंगना रनौत को भी पार्टी बनाया था। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कंगना रनौत की तरफ से रिप्लाई फाइल किया है। अदालत ने 4 हफ्तों के भीतर वादी पक्ष से इस रिप्लाई पर अपना जवाब देने को कहा है। पिटीशन दायर करने वाले लायक राम नेगी का कहना है, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगे थे। उन्होंने उस समय डिपॉजिट करवा दिए थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसी को आधार बनाकर लायक राम ने याचिका दायर की थी। मंडी सांसद जो है कंगना, उनके जो इलेक्शन है उनको कितनी चुनौती दी थी, उस मामले में आपने सुनवाई की है, क्या कहना? जैसा कि हम सभी के ध्यान में है कि लायक राम नेगी जो मूलतः किन्नौर से संबंध रखते हैं, उन्होंने सांसद कंगना रनावत के जो चुनाव याचिका है उसको चैलेंज किया है। उसमें उनका यह मानना था कि उनके जो नो ड्यू सर्टिफिकेट थे वो उन्होंने समय पर डिपॉजिट करवा दिए थे, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको उनके जो नॉमिनेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके आधार पे लायक राम नेगी ने जिस उच्च न्यायालय में अपनी जो चुनाव याचिका थी वो दायर की है।
आज उसकी सुनवाई थी, लेकिन जैसा कि आज हमने कंगना रनौत जी की तरफ से अपना पक्ष रखा है। हमने कंगना रनौत जी की तरफ से जो रिप्लाई फाइल करना था वो हमने उनका रिप्लाई फाइल कर दिया है, जो कि आज तो रिकॉर्ड पे नहीं था, लेकिन कोर्ट ने जो है वो जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनको यह समय दिया है कि आप जो कंगना रनौत की तरफ से हमने जवाब दायर किया है, आप उसका जवाब जो है वो आगामी 4 हफ्तों में दायर करें। पिटीशन लाइक राम नेगी जी के द्वारा फाइल की गई थी, उसमें कंगना रनौत जी को पार्टी बनाया गया था। तो कंगना रनौत जी की तरफ से हमने जो भी ग्रीवियंस लाइक राम नेगी की तरफ से थी उसमें हमने अपना पक्ष रखा है, उसमें हमने अपना जवाब दायर किया है। अब उसमें उनको अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसके लिए कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते का समय दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर आप अपना जो रिप्लाई है वो उसमें फाइल करें, और उसके बाद अगली जो सुनवाई है वो 4 हफ्तों के बाद अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी। न्यूज़ 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले एनएचपीसी बैरासियूल सुरगानी में देर रात आग लगने से 9 रिहायशी कॉलोनी क्वार्टर जलकर राख हो गए और आग लगने के बाद लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उसके बाद सिलेंडर फटे और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसके बाद एकाएक 9 क्वार्टर धूं कर जलने लगे और यह 9 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हालांकि एनएचपीसी प्रबंधन ने इन्हें फील्ड हॉस्टल में रखा है और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। कई लोग अपने बच्चों को डीएवी स्कूल सुरगानी में पढ़ा रहे थे, लेकिन आग लगने की वजह से बच्चों के कपड़े तक जल गए हैं। इस आग लगने की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने बताया उनके क्वार्टर जलकर राख हो गए हैं, उनके खाने तक का राशन नहीं बचा है। पिछले 12-13 साल से वह एनएचपीसी कॉलोनी में रह रहे थे, लेकिन आगजनी की घटना से उनका सब कुछ छिन गया है। बच्चों के यूनिफॉर्म तक जल गए हैं। अंजू देवी जी, कैसे आग लगी, क्या कारण? तार स्पार्किंग हुई सर। हाँ जी, और रात के 10 बजे सारा कुछ जल गया। हाँ जी सर, बस क्या कहना। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम गेस्ट हाउस में इन्होंने दिए हाँ जी, फील्ड हाउस वाल देने। हाँ जी सर, वहाँ पे खाना खुना भी हो रहा है, हमारा रहन बहन भी वहाँ पे हो रहा है। किचन का भी जल गया सारा कुछ, खाने पीने का कुछ नहीं है हमारा बचा। बच्चे के सारा कुछ जल गया, सारा कुछ सुना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, 13 साल हो गए हमको यहाँ पे रहते ना। हाँ जी सर, नुकसान तो काफ़ी हो गया ना, आगे शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लगी ना, सारा कुछ जल गया, हमारा तो कुछ नहीं बचा सर। कितने क्वार्टर थे? क्वार्टर 9 क्वार्टर थे सर, सारे ही मैक्सिमम जल गए, सारे क्वार्टर में कुछ नहीं बचा। क्या कारण है आग का, कैसे आग लगी? ये तारे आपस में टच हुई ना, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। सिलेंडर फटने की भी बात बताई जा रही है। हाँ जी, 3 सिलेंडर फटे ना। पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ते कस्बा अगाहर के लापता हुए बुजुर्ग का शव छतराल के समीप खाई में पड़ा मिला है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अगाहर का करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग युगल किशोर गत शुक्रवार को घर से फतेहपुर के लिए निकला था, जो कि शाम तक वापस नहीं पहुंचा, जिस पर परिजनों ने खूब खोजबीन करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं रविवार को इस बुजुर्ग का शव छतराल के समीप खाई में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद सूचना परिजनों को दी गई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की स्कूटी भी शव के पास ही पड़ी हुई थी, जिस पर ये शंका जताई जा रही है कि स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी होगी या फिर किसी वाहन को पास देते समय घटना हुई होगी। न्यूज़ 247 के लिए जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सफर करना दुश्वार हो गया है। गलत ढंग से कटिंग होने से हेवना के समीप फिर से बड़ी मात्रा में भारी मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से एनएच कई घंटे तक बंद रहा। बताया जा रहा है कि इस हिस्से में रात को जिलेटिन से चट्टानों को तोड़ा गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जोर से धमाके सुने गए थे। गलत कटिंग या विस्फोटकों के कारण यहाँ पर हजारों टन मलबा सड़क पर आ गया। बताया जा रहा है इस हिस्से पर पिछले लंबे समय से अवैध रूप से बिना अनुमति के विस्फोटक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर पहाड़ से गिरने वाला मलबा सीधे नाले में डाला जा रहा है। यहाँ न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार विभाग
आंख और कान बंद करके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बोलता है कहाँ बोलना इतने घंटे से देखिए, जिस तरह से इस रोड की स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है जो कि नेशनल हाईवे अब डेजिग्नेट हो चुका है और एक ऐसी लाइफलाइन है जो पूरी एक शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे रेणुका के साथ और डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ जोड़ने वाला है। सामरिक महत्व भी इसका है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, सैन्य महत्व का भी ये रोड है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन का इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इस तरह नेशनल हाईवे को एक घंटे तक रोक के रखना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की बड़ी विफलता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की विफलता है और जान माल की हानि बचाई जा सके, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये आग्रह रहेगा सरकार से और प्रशासन से कि अगर केवल इस चीज़ की इसको एक चुनौती मानते हुए इसके ऊपर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जनता के हित में होगा। अन्यथा अब हम पिछले 1 घंटे से नेशनल हाईवे पर रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं। अब आज मैं यदि अपनी बात करूं तो हमको कहीं पे किसी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए जाना, पर मुझे लगता है कि हम वो भी नहीं कर पाएंगे। न्यूज़ 247 के लिए सिरमौर से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला के भोटा में चल रहे अस्पताल को अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करने की अनुमति मांग रहे डेरा राधास्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने जा रही है। इस कानून के तहत डेरा राधास्वामी सत्संग ब्यास को यह अस्पताल ट्रांसफर करने के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 के तहत धारा 118 में छूट प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, डेरा राधास्वामी सत्संग ब्यास लंबे समय से अस्पताल को अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को देने का आग्रह कर रहा है, लेकिन इसमें लैंड सीलिंग एक्ट 1972 के तहत कुछ अड़चनें आ रही हैं। इसको लेकर सरकार कानूनी राय ले रही है और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में इसको लेकर बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा, स्वामी सत्संग ब्यास जनसेवा का काम कर रहा है और भोटा के अस्पताल में भी लोगों का निःशुल्क इलाज होता है, लेकिन इस अस्पताल में इक्विपमेंट खरीदने पर उन्हें जीएसटी देना पड़ रहा है। जो जितने भी हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं और हमारे विधायक साहब चंद्रशेखर जी है, पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी है, पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह चौधरी जी है, सभी लोग हमसे आज मिले और इंटरनल मीटिंग्स का एक दौर है। पहले हमने बिलासपुर की थी और अब मंडी के पदाधिकारियों की मीटिंग की है। तो मंडी के विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने मुझे बताई है उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सबने कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। जयराम ठाकुर के समय में तो मनरेगा के मजदूरों के बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ाएगी। अभी तक जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ MRI की सुविधा तक नहीं है। तो और जो विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के बारे में जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लेकर हम आ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया है। तो इन सारी योजनाओं की जानकारी उन लोगों को थी। तो थोड़ा सा इंटरनल सारे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें किस प्रकार से मंडी में कांग्रेस को मजबूत करना है और सब ने अपने व्यू पॉइंट दिया और इस ढंग से हम मंडी में मजबूत लोगों को आगे लाया जाएगा। और जिस प्रकार का झूठा र्यूमर भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत मेरे तौर पर फैला रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है, तो नेचुरली ये पार्टी लेवल पर भी इसको उठाया जाएगा। तो इस संदर्भ में हमारी मीटिंग हुई है। तो ये सब मीटिंगों का ब्यौरा लेने के बाद जो भी मंडी की मेडिकल कॉलेज के लिए किया जाएगा उसके लिए हम करेंगे। इसकी जो लैंड है, भोटा हॉस्पिटल की जो लैंड है वो
राधा स्वामी ब्यास अपनी सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना चाहती है। उसमें कुछ अड़चन 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके तहत है, लेकिन हमारी सरकार ये विचार कर रही है, उसके लीगल एंगल को देख रही है। और क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें हमीरपुर के लोगों का जो इलाज है वो मुफ्त होता है। और वो सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि उन पर जीएसटी जो है वो तकरीबन जब वो इक्विपमेंट मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है। और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जो ये विधानसभा सेशन होगा हमारा, जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार ऐसे बयान देती है। तो हम सभी संस्थाएं जो हैं जो जन सेवा में लगी है उनके कल्याणकारी के लिए अगर हमें कोई कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा तो हम उस कानून में परिवर्तन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज़ 247 के लिए हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। गुरु नानक सेवा सोसाइटी ऊना हिमाचल प्रदेश ने एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया। गांव गेरा की गुरु नानक सेवा सोसाइटी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड समाज सेवा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इस संबंध में गुरु नानक सेवा सोसाइटी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड मुख्य सेवादार जथेदार कृपाल सिंह गेरा ने बताया कि सोसाइटी पिछले 30 साल से लगातार क्षेत्र में भलाई कर रही है, जिसमें जरूरतमंदों बेसहारा लोगों की सहायता और ईमानदार अफसरों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी के तहत आज उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री से मिलकर उन्हें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने पर माता चिंतपूर्णी का चित्र, शॉल व शिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बलबीर सिंह गीता व अमित शर्मा भी मौजूद रहे। सोसाइटी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड गेरा दास उसके मुख्य सेवादार चेयरमैन 35 साल तो गुरु नानक सेवा सोसाइटी सेवा कर रही समाज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, वातावरण शोध फ्री मैडिकल कैंप लाने। हुणे है पिछले जिहा 20 दिन होए मैडिकल कैंप लाया अखां का, कोई 250 तो करीब डॉक्टरों ने मरीजों का चैकअप किया। वो फ्री एनक फ्री दवाई दी है, फ्री उन्होंने लेंज पाए जाएंगे। सो असीं एक होर मुद्दा रखा सोसाइटी वालों कि जिहड़े साडे ईमानदार अफसर है IPS IAS जो होर भी डिपार्टमेंट होण, उन्होंने सोसाइटी वालों सम्मानित किया जाए, क्योंकि जिहड़े अफसर ईमानदारी ने काम करते हैं उन्होंने सम्मानित करना साडा फर्ज बनता। उन्होंने हौसला मिलता, बल मिलता, शक्ति मिलती है। सो इस इशू वजों असीं अज मैडम ने टैलीफोन पर गल की सी, उन्होंने समा दिता सीगा ते नाले साडे उदां भी गुआंढ चों है, अंब तो हैगे आ ते बहुत कुड़ी मेहनती है, बड़ी ईमानदार है। तो इस इशू चों आई इन्होंने सम्मानित किया सोसाइटी वालों। दूसरी बेनती है कि जिहड़े साडे बच्चों जो रुझान बाहर दा वो भी असीं इस एक संदेश देना चाहुंदे हैं कि जदों ये लोग देखणगे कि मैडम ने सम्मानित किया, एडे पढ़ के एडे मुकाम पर पहुँचे हैं कि असीं क्यों नहीं पढ़ के इस मुकाम पर पहुँच सकते, बाहर दा रुझान घट सके। सो इस करके असीं इन्हां नूं सम्मानित किया। बहुत चंगे ने, बहुत ईमानदार ने। सो असीं गांह तो भी आउण भविख विच गुरु नानक पातशाह की किरपा नाल इह सेवा जारी रहेगी। गरीब ते बेसहारा लोकां दी सेवा आपां बिना किसी भिन्न भेद तो करते रहांगे।
पंजाब में सरकार की कोशिशों के बावजूद पराली जलाना जारी है, जिससे उत्तर भारत में धुएं के कारण पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर तेज गति से बढ़ रहा है, जिससे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। अब यहां पर नगर बंगा मार्ग की पश्चिम दिशा में खेतों में पराली जलाई जा रही थी, जिसका धुआं दूर दूर तक हवा की दिशा के अनुसार फैल रहा था। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब किसानों को चाहिए वे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का सहयोग करें, ताकि इस समस्या से निजात मिले। न्यूज़ 247 के लिए लुधियाना से ML सहोड़ की रिपोर्ट। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल दिखने जा रहा है। हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से वन अग्नि सुरक्षा के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। इसी एक प्रयास के तहत अल्मोड़ा जिला के विकास खंड स्यालदे तामाढोन अनुभाग के ग्राम पंचायत उदयपुर में वन अग्नि सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को गोष्ठी आयोजन किया गया। प्रभागीय वन अधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप प्रभागीय वन अधिकारी रानीखेत काकुल पुंडे, वन क्षेत्राधिकारी जौरासी उमेश पांडे के निर्देशन में उप वन क्षेत्राधिकारी जौरासी जीत सिंह रावत ने तामाढौन अनुभाग के ग्राम पंचायत उदयपुर में क्षेत्र के प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान व स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। न्यूज़ 247 के लिए उत्तराखंड से गोविंद रावत की रिपोर्ट। जिला पुलिस प्रमुख नूरपुर अशोक रत्न द्वारा शुरू किए गए नशे के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाते हुए पुलिस थाना रेहन की टीम ने थाना प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में आज राजा का तालाब में एक मछली की दुकान से अवैध रूप से रखी हुई 22 बोतल देसी शराब बरामद करते हुए दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया, पुलिस को जानकारी मिली थी कि राजा का तालाब में एक मछली की दुकान करने वाला ग्राहक मछली के साथ साथ ग्राहकों को अवैध रूप से शराब भी परोस रहा है, जिस पर इस दुकान में दबिश दी गई और 22 बोतल देसी शराब बरामद करते हुए दुकानदार विजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसपी ने लोगों से भी अपील की है, वे भी अगर अपने आसपास कहीं अवैध तरीके से शराब बिक्री की जानकारी पाते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। न्यूज़ 247 के लिए जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक, क्योंकि सच है तो सामने आएगा। अपराध से अंजाम तक, खेत से किसान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि हम 247 भारत पल पल देश और दुनिया की खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर और देखें NXT डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर। ये है कतरा जी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 247 सुपरफास्ट।